चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं। किसके साथ में बात करूं मैं, कौन अच्छा बात करने वाला है? गर्ल्स में कौन अच्छा चुगली करता है, उसके बाद बात करते हैं। चल तू बता, एड्सॉर्प्शन इन कोलॉइड्स में तेरे से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ खड़ी हो जाना। अपन दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, स्पंज एंड वाटर। क्या एग्जांपल नंबर है? स्पंज एंड वाटर। दूसरा है इंक ऑन द सरफेस ऑफ पेपर। इसमें से ना एक एडसॉर्प्शन है और एक एब्सॉर्प्शन है। स्पंज और वाटर एब्सॉर्प्शन है, ए बी वाला है। एडसॉर्प्शन ये जो मैंने बोला है अभी लास्ट वाला क्या है, इंक एंड पेपर। तो एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। एडसॉर्प्शन इज अ सिर्फ सरफेस पे होता है और एब्सॉर्प्शन थ्रू आउट द बॉडी होता है, उसको बोलते हैं बल्क फिनोमेना। तो एडसॉर्प्शन कैसा होता है? एडसॉर्प्शन इज अ विच फिनोमेना? सरफेस फिनोमेना, सिर्फ सरफेस पे होगा। एब्सॉर्प्शन क्या होएगा? थ्रू आउट द बॉडी होएगा। तो इसके बेसिस पे एक पूरा चैप्टर बना दिया है एडसॉर्प्शन। तो ये चैप्टर का दो पार्ट है। कौन कौन सा दो पार्ट है? एक पार्ट क्या है? एडसॉर्प्शन है, और दूसरा पार्ट क्या है? एडसॉर्प्शन इन कोलॉइड्स। तो आज का जो पूरा लेक्चर है ना वो किसके ऊपर चलने वाला है? एडसॉर्प्शन के ऊपर चलने वाला है, ठीक है। तो एडसॉर्प्शन क्या आता है? सरफेस फिनोमेना है कि बल्क फिनोमेना है? सिर्फ सरफेस पे होएगा, ठीक है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। हाँ बस खाली तेरे को खड़े करके बताना था। अभी थोड़ी देर के बाद में फिर अपन मिलेंगे, आप दोनों से भी मिलेंगे, ठीक है। सो एडसॉर्प्शन एक बात पता चल गया कि सरफेस फिनोमेना है। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। एडसॉर्प्शन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट? टू कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इज adsorbate. First component is, and the second component is adsorbent. Second component क्या है? तो आओ चलो देखते हैं कि एडसॉर्बेट क्या होता है और एडसॉर्बेंट क्या होता है। जैसे कि मेरे पास एक चारकोल है, क्या है बस? चारकोल आपने लैब में देखा रहेगा ना, ठीक है। ग्रे कलर का दिखता है चारकोल। तो ये ठीक है, ये ग्रे कलर का एक चारकोल है, ब्लैक कलर का, ठीक है। वो ब्लैक वाला कोल होता है, ये वाला क्या है? चारकोल। तो ऐसा मत सोच कोल को 4 बार लिया तो चारकोल, ऐसा नहीं है। ये चारकोल है पे ग्रे कलर का पीछे ऐसे पड़ा रहता है। अब मैं इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा हूँ SO2 गैस का। किसका बम्बार्डमेंट कर रहा है? SO2 गैस। सो व्हेन SO2 गैस इज बम्बार्डेड ऑन द सरफेस ऑफ क्लॉथ, चारकोल सॉरी, so SO2 गैस पार्टिकल्स आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस। SO2 गैस के जो पार्टिकल्स है उसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अगर आपको दूसरा एग्जांपल चाहिए तो आप दूसरा एग्जांपल में ऐसे बोल सकते हो कि डस्ट ऑन द सरफेस ऑफ व्हीकल, व्हीकल के सरफेस पे डस्ट पड़ गए, या फिर इंक ऑन द चॉक ऑन द सरफेस ऑफ बोर्ड। तो SO2 गैस चारकोल के ऊपर क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया। तो जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? एडसॉर्बेट। उसको क्या बोलूंगा? एडसॉर्बेट। और जिसके ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है, किसके ऊपर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है? हाँ, तो जिसके ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडसॉर्ब। तो सब्सटेंस विच गेट्स एक्यूमुलेटेड और कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एडसॉर्बेट। क्या बोला? सब्सटेंस विच गेट्स एक्यूमुलेटेड और collected on the surface of another substance, it is called as adsorbate. And the substance whose surface is allowed to accumulate the another substance on its surface, that substance is called as what? And this process, the process of getting accumulation of one substance on the surface of other substance, this process is called as adsorption. ऐसे substance को क्या बोलते हैं? ऐसे process को क्या बोलते हैं? adsorption. चलो अभी ये accumulate हो गया। अब मेरे को ये particles को निकालना है। क्या करने का है मेरे को? पार्टिकल्स को क्या करना है? निकालना है। चलो एक एग्जांपल, तो कभी कभी एक कोई कपड़ा तुम्हारा फेवरेट है लेकिन वो बरोबर से बारिश में सूखा नहीं है, लेकिन आपको वही पहन के जाने का है। क्या करते हैं हम लोग? हाँ पहन लेते। हाँ पहन ले, थोड़ा ज्यादा अगर ये खिलाएगा तो ठंडी भी लग रही है, फट रही है, सॉरी बिग बॉस वाला कट कर देना। हाँ यस, इस्त्री कर लेंगे। समझा है क्या बोला? क्या बोला है? इस्त्री कर लेंगे, आयनिंग कर लेंगे। तो क्या होएगा उससे? है ना। तो अगर मेरे को ये एडसॉर्ब पार्टिकल को निकालने का है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को हीट करना पड़ेगा कि फ्रीज करना पड़ेगा? हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एडसॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज व्हाट?
हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो कोई मेरे को पूछा व्हाट डू यू मीन बाय हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो मैं क्या बोलूंगा, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। समझा। और ये जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, डोंट यू थिंक ये प्रोसेस में आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस का, तो डोंट यू थिंक यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन हो रहा है सरफेस के ऊपर से, सरफेस के ऊपर थोड़ा फ्रिक्शन हो रहेगा कि नहीं हो रहेगा, है ना। कोई भी दो चीज के बीच में जो फ्रिक्शन होगा ना, तो क्या होएगा, हीट प्रोड्यूस होएगा कि नहीं होएगा। अपने हाथों को लो और जोर से ऐसा फ्रिक्शन करो, देखो हीट प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है। दो लकड़ी लेंगे, ऐसे ऐसे लकड़ी से आग भी लगाते थे मालूम है ना, ऐसा फ्रिक्शन करके। तो ये प्रोसेस में जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो कोई आपसे पूछेगा एड्सॉर्प्शन इज अ विच टाइप ऑफ फेनोमेना, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर और इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, तो आप क्या बोलोगे, एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक। एड्सॉर्प्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। समझा। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब जितना हीट एड्सॉर्प्शन में प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोसेस हुआ तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, या फिर एड्सॉर्ब पार्टिकल को रिमूव करने के लिए कितना हीट लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। कौन से टाइप का प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, एड्सॉर्प्शन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक फिनोमेना। समझ में आ गया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। एड्सॉर्प्शन एक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, बल्क फिनोमेना है कि सरफेस है। एड्सॉर्प्शन कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कौन कौन से दो कंपोनेंट है, हाँ, एड्सॉर्बेट क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है कि एक्यूमुलेट होने देता है, और जो एक्यूमुलेट होने देता है अपने सरफेस पे वो क्या है, एड्सॉर्बेंट। समझ में आया। एड्सॉर्प्शन कौन से टाइप का प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अमाउंट ऑफ हीट इज व्हाट, हाँ, और एंडोथर्मिक क्या होता है, द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब। यहां तक समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। चलो इसके बाद में अपन दूसरी बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर है जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, तो व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द एड्सॉर्प्शन, वो देखते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, चलो सबसे पहले जो फर्स्ट फैक्टर लेने वाला हूं वो मेरा फैक्टर है टेम्परेचर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन में फर्स्ट वाला है टेम्परेचर। आप बताओ लो टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे क्या होएगा, पहला है टेम्परेचर। आप खुद सोच के बताओ, टेम्परेचर ज्यादा होएगा तो एड्सॉर्प्शन कम होएगा कि ज्यादा होएगा, लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन फास्ट होता है कि हाई टेम्परेचर पे। चलो हम लोग शिमला चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं, क्या मिलेगा तुमको, आइस मिलेगा देखने को। जो आइस रहता है वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो एक बात पता है कि नहीं पता है, जितना पानी समुद्र में प्रेजेंट है उससे ज्यादा पानी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अरे सर क्या बोल रहे हो, तो तेरे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर। जब तू शिमला मनाली ये सब जम्मू कश्मीर जाएगा तो तू देखेगा सब जगह पे बर्फ है। क्यों बर्फ है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक पानी, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है। तो फ्रीज हो गया मतलब एड्सॉर्प्शन हो गया ना, बरोबर ना। जमीन के सरफेस पे पानी फ्रीज हो गया तो आइस बन गया, एड्सॉर्प्शन हो गया। कौन से टेम्परेचर पे हुआ है भाई, कम टेम्परेचर पे हुआ है कि ज्यादा टेम्परेचर पे हुआ है, कम। तो टेम्परेचर लो होता है तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है कि कम होता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या रे निधि, कितना सड़ेला आंसर बोलती है तू। टेम्परेचर ज्यादा होएगा तो एड्सॉर्प्शन कम होगा, और टेम्परेचर कम तो एड्सॉर्प्शन, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन का रेट कम की ज्यादा, लो टेम्परेचर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज मैक्सिमम। हाई टेम्परेचर पे तो निकल जाता है ना पार्टिकल, हीट बॉन्ड को ब्रेक करता है ना। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होएगा, कोई लिखेगा नहीं है, चुपचाप सुनते रहो, मैं सब लिखा के दूंगा बाद में। हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या आएगा, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम। क्या बोलते हैं, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। टेम्परेचर के बाद में अभी हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपका सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, कौन से केस में एड्सॉर्प्शन सबसे फास्ट होएगा, कौन से केस में पार्टिकल ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड की गैस। नेचर ऑफ, तो फिर आपको नहीं मालूम है। सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन होता है गैस का, क्योंकि गैस में वॉइड स्पेस बहुत ज्यादा होती है। गैस में वॉइड स्पेस क्या होती है, बहुत,
हाँ, तो सबसे ज्यादा जो मेरा सेकेंड फैक्टर है, सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन किसका होता है? गैस का, क्योंकि वॉइड स्पेस ज्यादा है। गैस के बाद किसका होएगा? लिक्विड का, और लिक्विड के बाद किसका होएगा? सॉलिड का। ये तो गलत बता दिया, चलो अभी और एक चांस आपको मिलेगा, उसमें भी गलत बता देना, ठीक है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। आपके पास में दो सरफेस थी, आपको मैंने दो चीजें दिया है, एक वुडन ब्लॉक दिया है, एक दिया है मैंने तुमको लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। ये आपका है लकड़ी का टुकड़ा, वुडन ब्लॉक है, बराबर है। और ये मैंने आपको एक दिया है ग्लास स्लैब। कौन से केस में एड्सॉर्प्शन ज्यादा होएगा? ग्लास स्लैब पे होएगा कि वुडन ब्लॉक पे होएगा? वुडन ब्लॉक पे, क्योंकि उसकी सरफेस कैसी है? रफ है कि स्मूथ है? रफ। तो रफ सरफेस पे एड्सॉर्प्शन क्या होता है? फास्ट होता है कि स्लो होता है ना? रफ सरफेस। अगर आपको फ्लोर को क्लीन करने का है, जमीन पे पानी गिर गया, तो क्या करेगा तू? नायलॉन का कपड़ा लाएगा कि कॉटन का कपड़ा लाएगा? लोग कॉटन का कपड़ा पहनना क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो तेरा स्वेटिंग है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मतलब है ना, तो तेरे को गर्मी फील होएगा कि नहीं होएगा। और नायलॉन के केस में क्या होएगा? नहीं करेगा, इट एब्जॉर्ब वेरी लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ड्राई क्विकली, है ना, मॉइस्चर एब्जॉर्ब ही नहीं करता है वो, ठीक है। तो रफ सरफेस पे एड्सॉर्प्शन क्या हैगा? ROA, मतलब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम, वेयर एज इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस क्या होता है? स्मूथ सरफेस पे कम होता है एड्सॉर्प्शन की ज्यादा होता है? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है यहाँ स्मूथ सरफेस पे? क्या हो रहा है अपना यहाँ पे? मिनिमम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझा? तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। कम टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन फास्ट, हाई टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन स्लो। नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन, कौन ज्यादा एक्यूमुलेट होएगा? सॉलिड, लिक्विड की गैस? गैस। कोई बोला क्यों गैस एक्यूमुलेट होएगा ज्यादा? क्योंकि वॉइड स्पेस ज्यादा है, जितना ज्यादा वॉइड स्पेस उतना, अभी आपके सरफेस पे CO2 N2 बहुत सारा गैस एक्यूमुलेट होएगा, है ना। उसके बाद में क्या बोला है? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट भी हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेशर की बात करें। किसकी बात करेंगे? प्रेशर, ठीक है। देख, जितना प्रेशर अप्लाई करोगे ना उतना एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, बट एक लिमिट तक बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? एक लिमिट तक बढ़ेगा। जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा एक सरफेस है, ये पूरा सरफेस एक्यूमुलेट हो चुका है। अब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो जगह ही नहीं है ना, एक्यूमुलेट होने का जगह ही नहीं है, तो बढ़ेगा क्या? नहीं। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एंड आफ्टर दैट लिमिट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन रिमेन्स द सेम। ये आपका प्रेशर ले लिया मैंने एक्सिस पे, और ये मैंने ले लिया रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मैं प्रेशराइज कर रहा हूं, एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट पे पूरा सरफेस एरिया क्या हो गया है? ऑक्यूपाइड हो गया है। तब भी मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, तब क्या होगा? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा क्या? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, क्योंकि ये पॉइंट पे अब जगह बची है क्या? नहीं। सैचुरेशन पॉइंट हम सबकी लाइफ में एक होता है सैचुरेशन पॉइंट। अभी नया अभी अपन 7:30 को लेक्चर चालू है, 7:30 से 8 तक तुमको समझेगा, 9 तक समझेगा, 10 बोला 2 लेक्चर है, फिर बोला 3 लेक्चर है, 4 लेक्चर है, तो तू एक लेक्चर बैठ जाएगा, दूसरे में देखो उतना समझेगा क्या? नहीं। फिर तीसरे में तेरे को और नहीं समझेगा, फिर क्या होएगा? खाली नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ेगा बट नॉलेज रिमेन्स सेम। नॉलेज कांस्टेंट रहेगा। आपको जितना पढ़ाने का पढ़ा, हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, पहले में ही नहीं आ रहा था, तो वो अपना क्या है? सैचुरेशन पॉइंट। क्या है? तो अगर पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया है, जगह ही नहीं बचा है, अब कहां से एड्सॉर्प्शन करेगा भाई? कितना भी प्रेशराइज कर ले, बरोबर कि नहीं बरोबर? जबरदस्ती तेरे को कोई पढ़ा सकता है क्या? जब से तो अपने मन से पढ़ा नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या ही बोल सकते हैं ना। सो इतने फैक्टर है। अच्छा, इसके बाद में एक फैक्टर होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या होता है? कंप्रेस्ड करने वाला। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा रहेगा ना तुमने? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। थोड़ा बता दूं क्या? थोड़ा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बता दूं बच्चों? सुनना चाहते हो? एग्जाम में आया था। देखो बच्चों, एक हमारे पास एक गैस का इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं?
आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज आइडियल गैस, सो तो नहीं है ना, जाग रहे ना, हाँ, व्हाट इज आइडियल गैस, तो क्या बोलने का, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है। कोई भी गैस आइडियल गैस, तो पढ़ा क्यों रहे सर, नहीं होती तो सर, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है। गैस कैन बिहेव आइडियली। जैसे आप आइडियल स्टूडेंट नहीं हो, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी सारी फॉलो नहीं करते हो, चल ठीक है, मैं भी आइडियल टीचर नहीं हूं, बट अपन मैक्सिमम लेवल तक तो स्टूडेंट के जैसा बिहेव कर रहे हैं ना, मैं मैक्सिमम लेवल तक तो टीचर के साथ बिहेव कर रहा हूं ना, है ना। तो आइडियल मतलब पूरी की पूरी सारे लॉस को फॉलो कर ले स्ट्रिक्टली एट ऑल टेम्परेचर, मतलब क्या बोलेंगे, गैस विच फॉलोज ऑल द लॉस एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकल होता है क्या, पॉसिबल नहीं। पानी को बोला फ्रीज किया तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ले 4 डिग्री पे एक्सपांड हो गया, बताया रहेगा ना, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो कोई भी गैस आइडियली बिहेव करती है, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। सारी गैस रियल गैस है, सारी गैस क्या है, रियल गैस है, बट गैस कैन बिहेव आइडियली, मतलब मैक्सिमम लेवल तक वो लॉ को फॉलो करती है। तो पढ़ा क्यों रहे सर, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये अपना क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये इक्वेशन बना लिया गया, अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर ये इक्वेशन सही है तो पीवी अपॉन एनआरटी का रेशियो कितना आना चाहिए, 1। अगर ये सही है तो पीवी अपॉन एनआरटी का रेशियो कितना आना चाहिए, 1। ये रेशियो को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, कोई भी गैस के लिए ये रेशियो 1 नहीं आता है, कोई भी गैस के लिए रेशियो 1 नहीं आता है, या तो 1 से कम आएगा या तो 1 से, इसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। क्या बोलते हैं इसको, है ना। मतलब सब चीजों को फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 1 नहीं आता तो मतलब ऐसा 50-60 आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, 1.2 आ जाएगा, 1.3 आएगा, 0.8 आएगा, 0.9 आएगा। सर ये अगर इक्वेशन ये रॉन्ग है तो हमको क्यों पढ़ा रहे, बिकॉज यू विल गेट द क्लोजेस्ट वैल्यू। आपको क्या मिल जाएगा, जैसे कि मेरे को यहाँ से किसी ने पूछा अंधेरी स्टेशन कितना दूर है, मैंने बोला कि 3 किलोमीटर रहेगा, कैलकुलेट किया तो 2.5, थोड़ा तो पता है ना, ऐसा थोड़ी बोल दिया 50 किलोमीटर है, तो मैं राइट आंसर के नजदीक तो पहुंच रहा हूं ना एटलीस्ट। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी बाय एनआरटी इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट कोई भी गैस के लिए 1 होता नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, 1 से ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन, 1 से कम नेगेटिव डेविएशन। सर एक क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग का एडजॉर्प्शन में, बता रहा हूं क्यों पढ़ा रहा हूं। कुछ गैसेस है ना इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है, वो गैस होती है हाईली कंप्रेसिबल गैस। क्या बोलते हैं उसको, आसानी से कंप्रेस हो रही, ज्यादा भाव नहीं खा रही है। जैसे अमोनिया गैस हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया कंप्रेस्ड हो गया। वाटर वेपर है, थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ गैस नहीं कंप्रेस्ड होती है इजीली, बहुत भाव खाती है, वो गैस को बोलते हैं परमानेंट गैस। क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट गैस। कौन कौन सी गैसेस परमानेंट गैस है निधि बेटा, परमानेंट गैसेस, डायटोमिक गैसेस आर परमानेंट गैस। क्या बोला, इजीली कंप्रेस्ड, तभी वो गैस महंगी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, तो ये गैस कैसी है, परमानेंट गैस, कैनॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। उसको कंप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। O2 गैस सस्ता है कि महंगा है, महंगा है। एक दिन आईसीयू में एडमिट हो जाओ, अपने फिल्म में लिख के आएगा कि आपका पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, पूरे दिन में इतना गैस यूज किया है, 1 किलो का ये प्राइस है, इतने किलो का इतना प्राइस है। हाइड्रोजन गैस वेरी कॉस्टली, इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। दुनिया का सबसे महंगा फ्यूल कौन है, हाइड्रोजन गैस, जेट फ्यूल जिसको बोलते हैं। कंप्रेस्ड ही नहीं होता है, मतलब लो टेम्परेचर पे नहीं हो, लो प्रेशर पे नहीं होता। अपने को प्रेशर बहुत क्या करना पड़ता है, हाई। ऐसी गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, परमानेंट गैस। बताया ना, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा रहेगा ना, सुना है कि नहीं सुना है, ये बच्ची स्टेट्स ऑफ मैटर में सुना है कि नहीं सुना है। तो अगर आपको पूछा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, कौन सी गैस, जैसे कि कौन सी गैस का मैंने नाम लिया था, CO2, अमोनिया, SO2 गैस, ठीक है, ये वाला गैस ज्यादा भाव खा रहा है क्या, नहीं। इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, बिकॉज दीज गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। ये क्या होता है, कैन बी कंप्रेस्ड
कंप्रेस्ड इजीली, कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। और जो गैस इजीली नहीं कंप्रेस हो रहा है, कौन डी कंप्रेस इजीली एट लो प्रेशर, समझा। और जो गैस इजीली कंप्रेस नहीं हो रहा है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, कम है। कौन कौन सी गैस नहीं इजीली कंप्रेस होती है, H2O2 N2Cl2, ये गैस क्या होती है, इजीली कंप्रेस होती है क्या, नहीं। तो H2O2, ठीक है। तो ये वाला गैस का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मिनिमम बिकॉज ये कंप्रेस्ड आसानी से होती है क्या, नहीं। समझ में आ गया, इतने पॉइंट समझ में आ गए, अंडरस्टूड, इज द मेथड क्लियर। तो ये अपना क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। क्या आपका सवाल है बेटा, जो डायटोमिक गैस होते हैं आपने बोला उनको इजीली कंप्रेस नहीं होती, तो उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा होता है कि कम? इट शोज विच डेविएशन, जो गैस ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जा रहे हैं उसका ये ज़्यादा होता है, क्या होता है, हाँ मतलब एक ग्राफ सर ने बताया रहेगा, बताऊं क्या ग्राफ, थोड़ा ही बताऊंगा। अगर z इक्वल टू 1 है ना, तो लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। और वो कंप्रेस नहीं हो रही तो ऐसे जाएगी, याद करो सर, आप सर ने आपको एक ग्राफ बताया रहेगा, बताया था ना ऐसा ग्राफ कुछ, हाँ ये z इक्वल टू क्या है, 1 है, ऐसे ग्राफ। और कुछ ग्राफ है ना ये लाइन के ऊपर से चला जाएगा ऐसा, मतलब आसानी से कंप्रेस्ड हो रही है, ये वाली आसानी से कंप्रेस्ड नहीं हो रही। और ये पैरेलल टू एक्सिस है, ऐसी कोई गैस नहीं है, ऐसी कोई भी गैस, सो देयर इज नो आइडियल गैस, आइडियल गैस इज जस्ट ए इमेजिनरी गैस, बट गैस कैन बी बिहेव आइडियली। जैसे तू आइडियल स्टूडेंट नहीं है, मैं आइडियल टीचर नहीं हूं, वैसे गैस कैसे आइडियल हो सकती है ना। अपन सब स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टी अपन फॉलो कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो आइडियल गैस मतलब नहीं हो, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं, सारी गैस कैसी है, इसलिए बोलते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, आर इज आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं कि रियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ये देख रियल गैस कांस्टेंट, आर को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल गैस कांस्टेंट। यहां तक चीजें समझ में आई अपने को, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते, थोड़ा सा लिख लेते, एक बच्ची लास्ट बेंच पे सो रही है, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते, चलो लिखते हैं। चैप्टर का नाम लिखो, एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स, एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स, ब्रैकेट में लिखना सरफेस केमिस्ट्री, एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स ब्रैकेट में लिखो सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहले लिखना एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन लिखा, हेडिंग दिया, लिखो द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड on the surface of another substance, the process in which one substance is deposited on the surface of another substance, the process in which one substance is deposited on the surface of another substance, हाँ, on the surface of another substance, इसके बाद में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट एडसॉर्बेट, 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 द एडसॉर्बेट में लिखो सब्सटेंस विच गेट्स एक्यूमुलेटेड, substance which gets accumulated or substance which gets accumulated or collected on the surface of another substance, substance which gets accumulated or collected on the surface of another substance, ठीक है। डन,
क्या लिखा? सब्सटेंस विच गेट्स और कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस. एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट substance whose surface is allowed to accumulate, substance whose surface allows to accumulate another substance on it. Allows to accumulate another substance on it is called, क्या बोलते हैं उसको? एड्सॉर्बेंट. कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं. पहला SO2 गैस ऑन चारकोल, इंक ऑन पेपर. SO2 गैस ऑन चारकोल, इंक ऑन पेपर, इंक ऑन पेपर. ठीक है. पेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉल, पेंट ऑन द सरफेस ऑफ वॉल. ये किसका एग्जांपल है? एड्सॉर्प्शन का. पेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉल. और कोई एग्जांपल बता दो. चॉक ऑन ब्लैकबोर्ड. ठीक है. डस्ट ऑन व्हीकल, डस्ट ऑन कार. बहुत सारा एग्जांपल है. चॉक ऑन बोर्ड, वो इंक ऑन पेपर, चॉक बोर्ड सेम हो गया ना यार. चलो ये डायग्राम बना लो. एड्सॉर्बेट लिख लो, एड्सॉर्बेंट लिख लो. अब ये सब तो यार क्या ही बोल सकते हैं यार. क्या बोल रहे? निधि का एग्जांपल सुन लो यार. लिपस्टिक ऑन लिप्स ऐसे बोल रही है. फिर ये डी एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल बता देगा. किसिंग बता देगा डी एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल. देख यार क्या है, लड़के हमारे शरीफ होते हुए ये लड़कियां बदतमीज हो गई यार. देख क्या बोल रहे हैं यार. ये मेरा बच्चा शरीफ हो गया तो यार तुम देख क्या क्या बोल रही है. बोल रही है लिपस्टिक का एग्जांपल लिखा दो सर. तो यूपी वाला सॉन्ग सुना है ना, तू लगा ले जब लिपस्टिक. ठीक है तू लिख दे, एग्जांपल लिख दे. ठीक है सही यार. निधि क्या तेरे दिमाग में क्या सही चल रहा है यार. हाँ नहीं है, एग्जांपल है, एग्जांपल है यार भाई. हाँ हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन का कौन डेफिनेशन बताएगा? नहीं ऐसा लिख. अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, amount of heat is released during the process adsorption. Amount of heat is produced during the process of adsorption. During the process of adsorption. और ब्रैकेट में लिख देना कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अच्छा ये चैप्टर के बाद कुछ मेरे लिए कुछ बचा है कि नहीं बचा है चैप्टर के बाद? न्यूक्लियर केमिस्ट्री. और कौन सा एक वो वाला चैप्टर सर ने स्टार्ट कर दिया क्या? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला खत्म. तो मेरे को लगता है जब तक मेरा ये चलेगा तब तक सर न्यूक्लियर भी खत्म कर देंगे. अच्छा एड्सॉर्प्शन को हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं डीसॉर्प्शन. क्या बोलते हैं? डीसॉर्प्शन. डीसॉर्प्शन. चलो ओ भैया डीसॉर्प्शन द प्रोसेस इन विच एड्सॉर्बेट इज रिमूव्ड from the surface of
हाँ, आपका पोर्शन हो जाएगा तो आप सीटी के लेक्चर लोगे कि करेंगे? जैसा मैनेजमेंट बोलेगा वैसा कर देंगे। हम मैनेज करेंगे। अरे बाप रे, तब जाके सजेशन सर आप चलो हो जाएगा। लिख लिया बच्चों लोग? ये थोड़ा फास्ट लिखो यार, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है बहुत स्लो जा रहा है यार, बहुत कम, ज्यादा हो जाना चाहिए था इसे। तो तेरा हो गया अभी? कितने ट्रायल क्लास तो बैठा था? अच्छा ये ट्रायल ही चल रहा है अभी तेरा? अरे एकदम इजी चैप्टर है, अगर तुम खाली आ जाओगे ना, लेक्चर सुन लोगे ना, तब भी समझ जाओगे। चलो बच्चों एज इट इज लिख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। थोड़ा फास्ट लिखना, बातें कम करो जरा। नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है अपने पास। अगला हेडिंग लिखो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, आओ देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अभी एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अपने पास में सरफेस पे पानी गिर गया है बहुत सारा, तो इसको साफ करने के लिए क्या लेके, कपड़ा लेके आओगे कि प्लास्टिक लेके आओगे? कपड़ा लेके आएंगे ना। जैसे एडसॉर्प्शन दो कंपोनेंट से बना है ना, सुन रहे भाई बात मत करो, वैसे ये भी दो कंपोनेंट से बना है। एक कंपोनेंट क्या है? एब्जॉर्बेट। क्या एक कंपोनेंट? एक कंपोनेंट एब्जॉर्बेट है, तो दूसरा क्या आएगा? एब्जॉर्बेंट। अभी देख पानी है, इसके ऊपर हम लोग ने कपड़ा डाल दिया है, तो कपड़ा किस तरीके से पानी को एब्जॉर्ब करेगा वो देखते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर एक ऐसा कपड़ा डाल दिया है, तो जो पानी है ना पहले क्या करेगा, कपड़े के सरफेस को पेनिट्रेट करेगा। क्या करेगा? पहले कपड़े के सरफेस को, हाँ, फिर धीरे 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 क्या होएगा, उसके अंदर क्या होएगा, फैल जाएगा, है ना। तो एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस को पेनिट्रेट करता है और बाद में अंदर जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये वाला जो प्रोसेस है ना वो यूनिफॉर्म प्रोसेस है। ये कैसा है? यूनिफॉर्म प्रोसेस है। दिया जलाती रहेगी आपकी मम्मी शाम को, तो दिया में वो एक कापूस का क्या बना के डालती है ऐसा, हाँ ठीक है, ऐसा बाती बना के डालती रहेगी, बरोबर ना। तो वो यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट स्पीड से जलता रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा जो भी रहेगा, ठीक है। बिकॉज ये कौन सा प्रोसेस है? यूनिफॉर्म प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? यूनिफॉर्म। एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस यूनिफॉर्म नहीं है, बट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसा है? यूनिफॉर्म। क्या होता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। समझा? आपकी मम्मी ने इतना ऑयल लिया है, तो जितना ऑयल लिया उतना देर, आधा घंटा 1 घंटा जो भी रहेगा जलेगा। तो रोज कौन सा प्रोसेस से दिया जल रहा है अपना? एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस। अच्छा अभी सुनो जरा, एब्जॉर्बेट क्या होता है? वन सब्सटेंस व्हिच पेनिट्रेट द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस एंड गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एब्जॉर्बेंट, अ सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब अनदर सब्सटेंस इनटू इट्स बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो लिखते हैं अपन जरा एब्जॉर्प्शन के बारे में, लिखो। द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय अदर सब्सटेंस। द प्रोसेस इन विच one substance gets absorbed by the another substance, absorbed by the another substance. The process in which one substance gets absorbed by the another substance is called absorption. Called absorption. इसमें एग्जांपल में water is absorbed by cloth, water is absorbed by cloth, ये हो गया एक एग्जांपल, ठीक है। फिर दूसरा
दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, विक एंड ऑयल, दिया बाती, ठीक है। स्पंज वाटर है ना, स्पंज वाटर में भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। स्पंज एंड वाटर भी एब्जॉर्प्शन बताएगा। एक एग्जांपल हमने लिखा है कि ये अपना क्लॉथ में पानी जा रहा है, तो क्लॉथ क्या रहेगा, इसके अंदर जा रहा है, मतलब ये क्या रहेगा, एब्जॉर्बेंट। और कौन अंदर जा रहा है, पानी। तो पानी मेरा क्या रहेगा, अपना जो पानी है वो क्या रहेगा बच्चों, एब्जॉर्बेट, ठीक है। कोई मेरे को पूछा एब्जॉर्बेट क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस। क्या लिखोगे बोलो, substance which penetrates the surface of another substance and gets uniformly distributed। लिखो एब्जॉर्बेट का डेफिनेशन लिखो, एब्जॉर्बेट का डेफिनेशन लिखो, substance which penetrate the surface of another substance, substance which penetrate the surface of another substance, क्या लिखोगे, substance which penetrate the surface of another substance and gets uniformly distributed, and gets uniformly distributed। तो ये हो गया अपना एब्जॉर्प्शन, समझ में आया यहाँ तक। अब अपन है ना दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। ये दोनों लिख के डायग्राम बना लो, जरा सारे एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो। हाँ चलो बातें मत करो, फालतूगिरी मत करो। अब दोनों में जरा डिफरेंस पढ़ते क्या है। लिखा दोस्त, तो एब्सॉर्बेट एब्सॉर्बेंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करने का, दोनों में डिफरेंस, डायग्राम वगैरह बना लिया है। चलो डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है। आओ चलो बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आओ चलो देखते हैं, एक एक करके मैं पहले बताऊंगा, कुछ लिखना नहीं है मेरे साथ में, चीटिंग नहीं। स्टॉप राइटिंग एवरीवन। पहले एडसॉर्प्शन कौन से टाइप का प्रोसेस है, इट इज अ सरफेस फेनोमेना, ये थ्रू आउट द बॉडी होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क फेनोमेना। एडसॉर्प्शन कैसा होता है, इट इज, और एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, मालूम था ये बोलोगे, नहीं होता है। मतलब तुमने क्या बोला है वो पता है कि ये एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब मैंने कपड़े को पानी में डाला, पानी गर्म हो गया, अरे पागल है क्या, ऐसा होता है क्या? तो क्या को बोला, इट इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, कुछ नहीं होता है।
ये एक्सो भी नहीं है और एंडो भी नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के दोनों में से कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद में ये वाला जो प्रोसेस है ना एब्जॉर्प्शन, ये टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग ने देखा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, फैक्टर में देखा है ना बच्चे लोग। ये टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। रुकना आ जा रहा, काय को लिख रहा है, रुकना 2 मिनट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। पानी गर्म है या ठंडा रहे, उसका एब्जॉर्प्शन सेम रेट से ही होने वाला है। कपड़े के सरफेस पे सेम है ना, ऐसा तो नहीं कि गर्म पानी में कपड़ा गीला नहीं होता है। अरे ये क्या फालतू गिरी है। तो टेम्परेचर का कोई भी फर्क पड़ता है क्या? नहीं, एब्जॉर्प्शन पे पड़ता है। इसके बाद में इस केस में, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, पार्टिकल सिर्फ कहां पे प्रेजेंट रहेगा? सरफेस पे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखने का? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी, हाँ, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, विच पार्टिकल? एडसॉर्ब्ड पार्टिकल। एडसॉर्ब पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी सरफेस। ठीक है, वो प्रोसेस है, सरफेस प्रोसेस, सरफेस फेनामेना, बल्क फेनामेना। एक्चुअली ये दोनों पॉइंट सेम है, पर मेरे को मेरा पॉइंट्स बढ़ाने का है जानबूझ के, कुछ भी करके। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे? एब्जॉर्ब पार्टिकल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, यहाँ पे थ्रू आउट द बॉडी में। अच्छा, इसके बाद में एब्जॉर्प्शन है ना, अभी जैसे कि स्टार्टिंग में फास्ट होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा? पूरा सरफेस एकदम ब्लैंक है, तो एब्जॉर्प्शन फटाफट होगा। अभी जैसे कि तुम्हारा पेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल है, देख ये पेज एकदम ब्लैंक है, मुझे लिखना है तो फटाफट में लिख दूंगा, लेकिन लिखे हुए पे लिखना है तो स्लो हो जाएगा थोड़ा। इट इज रैपिड इन बिगनिंग एंड स्लो डाउन एट दी एंड। पहले फास्ट होगा क्योंकि पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड है, धीरे धीरे स्पेस कम होगा तो क्या होगा? स्लो डाउन हो जाएगा। इट इज रैपिड इन बिगनिंग एंड स्लो डाउन एट द एंड, whereas absorption occurs with a uniform rate। तो ये स्टार्टिंग में कैसा होता है? इट इज रैपिड इन बिगनिंग एंड स्लो डाउन एट दी एंड। इट अकर्स विथ यूनिफॉर्म रेट। ये कैसा होता है? इट अकर्स विथ यूनिफॉर्म रेट। हाँ, इट अकर्स विथ यूनिफॉर्म रेट। तो इट इज रैपिड इन बिगनिंग एंड स्लो डाउन एट द एंड, और ये एकदम यूनिफॉर्म रेट से होता है। तो इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या पॉइंट समझ में आया? सरफेस फिनोमेना, बल्क फिनोमेना, एक्सोथर्मिक, नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, यहाँ पे एडसॉर्ब पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द सरफेस, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ये कैसा होता है? रैपिड इन बिगनिंग एंड स्लो डाउन एट द एंड। वहां पे कैसे लिखोगे? इट अकर्स विथ यूनिफॉर्म रेट। चलो पहले इतना फटाफट लिख लो। ये एक पॉइंट मैंने लिखा है, डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है? ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होएगा, कम सरफेस एरिया तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। ठीक है, ये क्या होएगा? इंडिपेंडेंट। हाँ हाँ, ठीक है। छोटी चीज में भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्या है? अभी जैसे कि पानी कम है या पानी ज्यादा है, तो छोटी चीज में भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब उसको सरफेस थोड़ी चाहिए, उसको तो क्या चाहिए? उसको स्पेस चाहिए, मतलब हो जाएगा कंप्रेस। मतलब वो सरफेस पे हो रहा है ना, और ये बॉडी में हो रहा है ना, थ्रू आउट द बॉडी। सरफेस पे नहीं हो रहा है। सरफेस एरिया मतलब सरफेस का एरिया। ए बच्ची सुनना, सरफेस पे पार्टिकल जमा हो रहा है ना, उसमें सरफेस पे थोड़ी हो रहा है, अंदर हो रहा है। हाँ, तो वो बल्क में है ना, सरफेस पे थोड़ी है। सरफेस एरिया मतलब सरफेस पे ऊपर, उसमें तो हाँ, एरिया नहीं बोल रहे हम लोग, सरफेस एरिया बोल रहे हैं। चलो आते हैं, अभी टॉपिक पे आते हैं। टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। अभी 10 मिनट तक कुछ लिखना नहीं दोस्त, तू लिखना नहीं है एक्सप्लेनेशन टाइम, तू लिखता है फिर तेरा देख के लिखता है। रुकना जरा, काय को लिखता है? डरता है क्या?
बस हेडिंग डाल के छोड़ दो, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो दो टाइप के एड्सॉर्प्शन होते हैं। कितने टाइप के? एक होता है अपना फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। कौन बात कर रहा है? मैं बाहर निकाल दूंगा अभी बात किया तो, या फिर अलग अलग बिठा दूंगा तुम्हारे दोस्तों के साथ में नहीं बिठाऊंगा। तो दो टाइप का एड्सॉर्प्शन है। कौन कौन सा एड्सॉर्प्शन है? फर्स्ट क्या लिखा है मैंने? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब ये डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन को? इधर ही रखना है तो अंदर आ जा अंदर। अच्छा उधर भी लेक्चर चल रहा है, जा दे। चलो आगे डिस्कस करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। बाद में बात कर, मेरे से बात कर। चल फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में दो एग्जांपल देता हूं मैं पहले। चल तेरे से बात करते हैं। चल और फिर तेरे को बाद में है ना बताने का है कि कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल। रॉन्ग रहेगा तब भी हम लोग को चलेगा। एक पहला है चॉक ऑन द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड और दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है? रस्टिंग वाला केमिकल है और चॉक बोर्ड वाला कैसा है? फिजिकल है। एकदम सही बोला। अब मेरे को ये बता कौन से केस में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है? फिजिकल में कि केमिकल में? फिजिकल में मैक्सिमम है। चॉक बोर्ड आसानी से मिट जाता है कि रस्ट आसानी से निकल जाएगा? केमिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। मतलब एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? ए निधि सुनना भाई, चॉक और बोर्ड में भी अट्रैक्शन है, वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। क्या बोलते हैं? एक तो हो गया, ठीक है। अभी बैठ जाओ। तो इसके बेसिस पे अपने आगे का चीज है, इसके बेसिस पे करेंगे। ये समझ गया कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम। किसके बीच में? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म और यहाँ पे क्या होएगा? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मेरे को बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा एड्सॉर्प्शन अच्छा है? चलो अपन ने एक रास्ते पे से सस्ता सा कपड़ा खरीद लिया, एक बार पहना, जब धोया तो क्या होएगा? उसका कलर निकल गया। फिजिकल था कि केमिकल था? ये आसानी से निकल गया। फिजिकल। तो ये ज्यादा स्पेसिफिक है कि लेस स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक मतलब तेरे लिए अच्छा है, तू पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं। वॉल पेंट किया ऐसा निकल गया आसानी से, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैसा हो गया है? और अच्छा वाला कि आपके घर पे सबके घर पे ऑयल पेंट है। क्यों ऑयल पेंट किया है? क्योंकि वो अच्छा वाला है कि बेकार वाला है? तो कौन ज्यादा स्पेसिफिक और सिलेक्टिव है? केमिकल की फिजिकल? केमिकल एड्सॉर्प्शन मोर स्पेसिफिक एंड मोर सिलेक्टिव। कौन लॉन्ग लास्टिंग है? फिजिकल की केमिकल? केमिकल ना, ठीक है। ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? ज्यादा है। अभी एक और एग्जांपल, अभी तू बताओ, सुन रही है ना तू? बता, चल खड़ी हो जाओ। एक एग्जांपल है, एक तो रस्टिंग ऑफ आयरन तो अपने दिमाग में इमेजिन कर ले। दूसरा हमने क्या लिया है? एक बकेट में पानी लिया है, डिटर्जेंट डाला है और तू उसमें एयर ब्लो कर रही है। क्या होएगा? ऐसा तूने बचपन में भी किया रहेगा। रुक ना, उसको बोलने देना। वो कर रही है, तू क्यों कर रही है? उसके खेल में तू क्यों आ रही है? खेलने देना उसको। आपके पास पानी है मैडम, डिटर्जेंट डाला है और हाँ तो बताइए, बबल्स आते। सुन, एक लेयर आएगा कि मल्टीपल लेयर आएगा? बहुत सारे आते। तो आपको क्या बोलना है? कौन से केस में मल्टीपल लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट फॉर्म होता है और कौन से केस में सिंगल लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट फॉर्म होता है? बबल्स मतलब फिजिकल की केमिकल? हाँ, तो एक पॉइंट मेरे को और मिल गया। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टीपल लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट्स आर फॉर्म्ड। केमिकल एड्सॉर्प्शन में कितना लेयर होता है? खाली। क्यों एक लेयर? तो क्योंकि एक ही लेयर इतना स्ट्रांग होता है कि दूसरे लेयर को चांस नहीं मिलता है। बैठ जाओ। अब मेरा डिस्टिंग्विश हो गया, मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए। चलो बताओ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है कि स्ट्रांग है? केमिकल एड्सॉर्प्शन में कैसा है? कौन ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है? कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन लेस स्पेसिफिक और लेस सिलेक्टिव है? फॉर्मेशन ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट टेक्स प्लेस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कौन रिवर्सिबल है और कौन इरिवर्सिबल है? बचपन में सुना था ना, फिजिकल चेंज इज अ चेंज, है ना, और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, वो इरिवर्सिबल है।
रस्टिंग ऑफ आयरन रिवर्सिबल थोड़ी है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा है, हाँ इरिवर्सिबल है। वो रस्टिंग है लेकिन वो मटेरियल भी तो लॉस्ट हो रहा है ना तेरा। रस्टिंग क्या होता है पता है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। जब तू वो रिमूव कर रही है ना तो तेरा आयरन लॉस्ट हो रहा है ना, तो आयरन के ऊपर ही आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो गया, उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग, नया सब्सटेंस बन गया है। सिल्वर कॉइन, अपन ने एक एग्जांपल दिया तुमको, सिल्वर कॉइन को थोड़े दिन तक एटमॉस्फेयर में रख दिया, उसका सरफेस ब्लैक हो गया। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन है, केमिकल एड्सॉर्प्शन। हुआ क्या, सिल्वर कॉइन को एटमॉस्फेयर में हम लोग ने रखा, बराबर है, सिल्वर कॉइन, इसको क्या किया अपन ने, एटमॉस्फेयर में रखा, थोड़े दिन के बाद में ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया, क्योंकि Ag रिएक्ट कर लिया इससे और क्या बना दिया, ये सिल्वर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का होता है ना। कॉपर का बर्तन आपके घर पे रहेगा, अच्छा चमक रहा है, 2 महीने बाद थोड़ा सा क्या होएगा, काला हो जाएगा, ये भी केमिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, क्या होएगा। फिर हमारी मम्मी मार्केट से एक, हाँ पीताम्बरी, बरोबर, तू लेने गया है, और फिर ऐसा है ना, फिर ऐसा धोएगी और वापिस एकदम नया जैसा चमक जाएगा। पर वो प्रोसेस में मेरा कुछ ना कुछ तो कॉपर लॉस हो रहा है ना हर बार, ठीक है। रोज धोएगा तो फिर उसका धीरे धीरे वेट क्या होएगा, कम हो जाएगा। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन समझ में आया। तो ये 2 एड्सॉर्प्शन हो गया, फिजिकल और केमिकल। डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिखते हैं, एक ही साथ में सब हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन है, 2 पार्ट बना दो, एक साइड में लिखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दूसरे साइड में केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो लिखो पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ए डी वाला है, ए बी वाली बात नहीं करेगा अभी कोई। फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, एक एक पॉइंट सब लोग बताएंगे। चलो सबसे पहले लास्ट बेंच से मेरे को पॉइंट चाहिए। तेरी दोस्त, तू सेकेंड लास्ट बेंच वाली है, तेरी पीछे वाली, ए बच्ची एक पॉइंट बोल फिजिकल एड्सॉर्प्शन का। डेफिनेशन लिखते, पहले डेफिनेशन लिखो। एड्सॉर्प्शन इन विच adsorbate and adsorbent are held together, हाँ लिखो, adsorption in which adsorbate and एक साइड का मैं लिखूंगा बस, are held together with the help of weak van der Waals force of attraction. Weak van der Waals force of attraction. अच्छा, वैन डर वाल में WA आएगा कि ये, हाँ WALL मत लिखना है, वो वॉल हो जाएगा। यहां पे क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ, ए भाई सुनना, लिखेगा कैसे रे साले, सुन नहीं रहे तो क्या लिखेगा, एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग। अब दूसरा पॉइंट, लेस स्पेसिफिक है कि मोर स्पेसिफिक है, मैं खाली पॉइंट्स लिख रहा हूँ, बुलेट पॉइंट, आपको पूरा इलेबोरेट करना है। तो तुम लोग भी खाली बुलेट पॉइंट्स मत लिखना, तुम लोग पूरा इलेबोरेट करना। ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल होगा, फिजिकल वाला। और स्टेबिलिटी के मामले में क्या आएगा,
एक बात और मेरे को पता करना है, कौन बताएगा? तू बता, खड़ा हो जा, थोड़ा सा मेरे को बता, एक बात सोच के बताना, बताएगा? हाँ खड़ा हो जाओ। एक बात बता मेरे को, कौन से केस में ना मेरे को ज्यादा हीट लगेगा एड्सॉर्बेट को निकालने के लिए? इन विच केस less amount of heat is required to remove adsorbate and in which case more amount of heat is required to remove adsorbate? कम हीट किस में लगेगा एड्सॉर्बेट निकालने के लिए, ज्यादा किस में लगेगा? फिजिकल में कम लगेगा। तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन किसकी ज्यादा रहेगी? किसका हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा है? केमिकल का हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। कितना रहता है पता है? इसका रहता है 20 किलो जूल टू 40 किलो जूल। कितना रहता है इसका? 20 किलो जूल। और इसका कितना रहता है मालूम है? 20 किलो जूल टू 40 किलो जूल टू 200। इसका 200 किलो जूल तक है, इस पे 20 टू 40 है। बैठ जाओ। ये कुछ और पॉइंट आएंगे, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा, मैं मिस तो नहीं कर रहा, एक बार देख लो। निधि एक बार देख, कुछ पॉइंट मिस तो नहीं किया अपन ने? फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट टेक्स प्लेस, वहां पे मोनो लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट टेक्स प्लेस। अच्छा हाँ, एक पॉइंट मिस किया है। अच्छा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन अगर मेरे को करवाना रहेगा तो कौन सा कंडीशन फेवरेबल है? हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर? लो की हाई? फिजिकल एड्सॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे होएगा कि हाई टेम्परेचर पे होएगा? बोलो कैसे होएगा रे? हाई का धी क्या रे? हाई टेम्परेचर पे तो निकल जाएगा ना, कुछ भी बोलती है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन अकर्स एट लो टेम्परेचर, हाई पे तो सब चला जाता है। ये तो को सुनाई दे रहा है कि नहीं? क्या बोला मैंने? फिजिकल एड्सॉर्प्शन अकर्स एट लो टेम्परेचर। क्या निधि, क्या गलत बोल दिया यार? यहां पे इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, लेकिन लॉजिक नहीं था ना यार। तू एक बात सुन, हाई टेम्परेचर पे रुकेगा क्या? पहले ही इसका फोर्स कम है। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। Adsorbate and adsorbent are held together with the help of strong force of attraction, bracket में chemical bond. चल भाई, हो गया? लिख दिया? तुम्हारा हो गया पूरा पॉइंट? दिखा, बुक दिखा उधर से, सारे पॉइंट्स लिखे। ठीक है, चलो डन। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद देखते हैं अगर एमसीक्यूज रहेगा तो एमसीक्यूज करते हैं। चलो हेडिंग लिखो। ये रीड करो जरा, क्या लिखा है? कोई रीड कर सकता है? फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, हाँ FRUNDLICH, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अभी क्या होता है ना, थोड़ा देखते जरा, ठीक है? फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है देखते जरा। आप पहले तो आइसोथर्म मतलब क्या होता है? आइसोथर्म वर्ड आया है आइसोथर्मल से, कहां से आया है?
आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। आपकी बॉडी जो है ना एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो कैसा है? आइसोथर्मल। आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37। कितना है? आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, उसको क्या बोलते हैं मालूम है? वो मैकेनिज्म को, इसका मतलब किसी को पता है? नहीं, वार्म ब्लडेड नहीं, मैं बताता हूँ। पोइकियोथर्मिक मतलब वार्म ब्लडेड नहीं होता है। सुन रहे बाबा, कोल्ड ब्लडेड कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी, कोई लॉजिक तुमको पता नहीं है कुछ भी। सुन रहे, अभी बॉडी टेम्परेचर मेरा 37, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहता है। अगर आपको ठंड लग रही है मतलब आपकी बॉडी का हीट क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। आपकी बॉडी का हीट क्या हो रहा है? जैसे कि आपको 2 एटमॉस्फेयर में रखा गया, तेरे को शिमला में रखा गया तो तेरे को ठंडी लग रही है, मतलब तेरी बॉडी की हीट क्या हो रही है? क्यों पता है? क्योंकि जो हीट का फ्लो है ना, जो हीट का फ्लो वो हमेशा किधर से होता है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, मेरा बॉडी क्या है कंपैरेटिवली क्या है उससे गर्म है, तो मेरे बॉडी का हीट क्या आएगा? बाहर जाएगा। कब तक बाहर जाएगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। कब तक बाहर जाएगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। तो मेरे बॉडी की हीट बाहर जाने का कोशिश करे, इसके लिए हम लोग को ठंडी लग रही है। अब राजस्थान में आ जाओ, बॉडी टेम्परेचर 37 और बाहर का टेम्परेचर 42। जैसलमेर नहीं बोला है, राजस्थान। फिर तो रशिया चला जाएगा, मालूम है मेरे को। तो बाहर का 47, 45, तुम्हारा कितना है? 37। तो बाहर का हीट तेरे अंदर आएगी, समझा? कब तक आएगी? जब तक तेरे दोनों का सेम नहीं हो जाता है। तो पोइकियोथर्मिक मतलब बॉडी अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करती है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोइकियोथर्मिक। फिश में भी यही होता है। हाँ, फिश में भी क्या होता है? यही होता है। फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग, मेंढक, उसके साथ में भी होता है। उसका क्या एक तुमको फ्रॉग वाला एक एक्सपेरिमेंट भी है, बायो में तुमको पढ़ाएंगे। मेंढक को तुमने एक कंटेनर में डाल दिया और उसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या करेगा? नहीं, रुकना जरा, अभी तो नहीं, अभी जंप नहीं करेगा। देख, पानी में मेंढक को डाल दे, अपन हीट कर रहे हैं तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, वो अपना क्या कर रहा है? पानी के हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास में वो टेंडेंसी है। अब आ जाएगा एक सैचुरेशन पॉइंट। क्या आ जाएगा? तो 60 हो गया, 70 हो गया, मेंढक बोला चल ठीक है, अपने पास में है, एडजस्टमेंट करने का प्रॉपर्टी है, चल ले एडजस्ट कर लिया। 60, 70, 80, 90 तक पानी का टेम्परेचर, मेंढक अपना टेम्परेचर के साथ में एडजस्ट कर लिया। एक टाइम तो आएगा ना जब मेंढक की भी वाट लगेगी, अब उससे बेयर नहीं हो रहा है। अब क्या करेगा बोल? यही तो नहीं कर पाएगा, गलत आंसर। वो अब एक टेम्परेचर ऐसा आ गया, उससे बेयर नहीं हो रहा है, अब वो उछल के बाहर जाना चाहता है, नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी ना टेम्परेचर एडजस्टमेंट में क्या की है? लगा दी है। अब वो मर जाएगा उसी में। ऐसा बायो में एक्सपेरिमेंट है। तो पोइकियोथर्मिक मतलब यही होता है। तो कोई पूछा कि आइसोथर्मल क्या होता है? तो आइसोथर्मल क्या होता है? प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सुन ले जरा, आइसोथर्मल के जैसा और भी होता है वो प्रोसेस। कितने प्रोसेस होते हैं पता है? हाँ बोल, क्या बोल रही है बता, तुम्हारा भी सुन लेते ना, कुछ एक्सप्लेन कर रही है तो। देखो कुछ प्रोसेस बता रहा हूं, सुन। अगर प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। कुछ और भी बातें सुन ले, ये हो गया आइसोथर्मल। हाँ, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होएगा। क्या चेंज नहीं होएगा? हाँ, आइसोकोरिक में क्या रहेगा? डेल्टा V0, वॉल्यूम चेंज नहीं होएगा। और एक होता है आइसोबैरिक। क्या होता है? इसमें प्रेशर चेंज नहीं होगा, डेल्टा P0 रहता है। और एक प्रोसेस आपने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा, क्या पढ़ा है? एडियाबैटिक प्रोसेस। उसमें हीट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, हीट कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक, इतनी 4 बातें मालूम होनी चाहिए। तो कौन कौन सी 4 बातें दोस्त? कौन कौन सी 4 बातें? अपने में मत पड़े रहे। आइसोथर्मल में क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट है? आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है?
और एडियाबेटिक में क्या कांस्टेंट है? देख अभी अपन जो प्रोसेस अभी मैं तुमको पढ़ा रहा, तुम लोग स्टडी कर रहे हो, ये ना आइसोबैरिक प्रोसेस है, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने ऊपर क्या है? कांस्टेंट है। कितना अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? कितना प्रेशर तेरे सरफेस पे एक्सर्ट हो रहा है अभी? 1 atm। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 atm। ठीक है, तो वो क्या होता है? कांस्टेंट। चल अब मैं आइसोथर्मल ये तुमको एक्सप्लेन करता हूं कि ये फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, बरोबर से ध्यान से सुन लेना जरा। ठीक है, तो अपन टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि मैंने एक एडसॉर्प्शन कराया, मेरे पास एक एडसॉर्बेंट था। क्या था? ये बात मत करे यार, चुप बैठना जरा। एक एडसॉर्बेंट है, इसका वेट है अपने पास कुछ, इसका वेट ले लेते हैं। ये चारकोल है, मान लेते कि इसका वेट 5 ग्राम है। कितना ग्राम है? और इसके ऊपर SO2 गैस 2 ग्राम एक्यूमुलेट हो गई। कितना ग्राम एक्यूमुलेट हो गई? SO2 गैस का एक्यूमुलेशन हो गया है, कुछ नंबर ऑफ मोल्स है, 15 मोल्स 20 मोल जो भी रहेगा, सबको मिला के 2 ग्राम हो रहे हैं। तो ये 2 ग्राम है। कौन बात कर रहे? चुप बैठना जरा, समझाने देना जरा। ये क्या है? मेरा एडसॉर्बेट का मास है। किसका मास है? एडसॉर्बेट। ठीक है, इसको मैं x एज्यूम करता हूं। क्या एज्यूम करता हूं मैं? ये जो मेरा मास है, ये किसका मास है? एडसॉर्बेंट है, एडसॉर्बेंट। ये मैं इसको एज्यूम क्या कर रहा हूं? m। ये जो रेशो है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मालूम है? प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या है स्टेटमेंट? सुन, अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट एडसॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वापस से एक बार बोलो जरा। अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट एडसॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कोई मेरे को पूछा फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का स्टेटमेंट बोलो, तो मैं क्या बोलूंगा? इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट एडसॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पूरा एक्सप्रेशन रेज टू 1/n x अपॉन m इज इक्वल टू k रेज टू k p रेज टू 1। अच्छा, n क्या है? तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स है। n क्या है? कितने मोल्स है? 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल। अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व करने का है मेरे को। मैंने क्या बोला था? अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट एडसॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट। क्या लिखोगे ब्रैकेट में? एट कांस्टेंट क्या आएगा? हाँ, क्योंकि आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, बरोबर से ध्यान देना। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स 1 होएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या कांस्टेंट यूज करते? के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं मैं। दोनों साइड का लॉगरिथम लेने वाला, दोनों साइड का लॉग तो आपको थोड़ा बहुत तो आता ही है, लॉग रूल। सो टेकिंग log to the base 10 on both the side। दोनों भी साइड का क्या ले रहे हैं हम लोग बच्चों? log। चलो दोनों साइड का log लेंगे तो क्या आएगा? log to the base 10 x by m is equal to क्या आएगा बोलो? log to the base 10 k प्लस a मल्टीप्लीकेशन में log ऐड होता है, मालूम है ना? तो क्या आएगा बोलो? log to the base 10 p raised to 1/n। अब 1/n क्या होएगा? आगे आ जाएगा। log to the base 10 x by m is equal to log to the base 10 k। बोलो अभी क्या आएगा? प्लस 1/n log to the base 10 p, बराबर ना? अब इसको आगे लिखता हूँ, इसको पीछे लिखता हूँ, बराबर। 2 + 3 लिखा, 3 + 2 लिख, चलता है ना इतना तो log to the base 10 x upon m is equal to क्या आएगा? ये आगे लिख लेते हैं 1/n log p प्लस क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? log to the base 10 अब इसको ना मैं एक इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। ग्राफ का इक्वेशन आपको पढ़ाया रहेगा। कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू mx, किशन सर ने पढ़ाया रहेगा, याद करो। y इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, y इक्वल टू mx होता है तो लाइन ओरिजिन से पास होती है, प्लस c है तो थोड़ा ऊपर से, ओरिजिन के थोड़ा सा, और स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, और स्लोप निगेटिव है तो लाइन नीचे की तरफ जाएगी। इतना तो सर ने तुमको बताया रहेगा। तो ये y इक्वल टू mx है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
ठीक है, y इंटरसेप्ट है तो x ओरिजिन के थोड़ा सा ऊपर से जाएगी और इस तरीके से जाएगी। आओ देखते, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। मुझको y एक्सिस पे लिखना क्या है, मेरे को y एक्सिस पे क्या लिखना है, ये लिखना है। ये मेरा स्लोप है, ये मेरे को x एक्सिस पे लिखना है, ये मेरा इंटरसेप्ट है। चलो y एक्सिस पे क्या लिखने गए, ग्राफ इक्वेशन देख के बताओ y एक्सिस पे क्या है, log टू द बेस 10 x by m, log टू द बेस 10 x by m बरोबर है। x एक्सिस पे क्या है देख के बताओ, x एक्सिस पे क्या है, log टू द बेस 10 p। ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब क्या, c। कितना है इंटरसेप्ट, log टू द बेस 10 k। और ये है अपना स्लोप, क्या है स्लोप, 1 by n। ये हो गया मेरा फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लिखने को बोला एग्जाम में तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म स्टेटमेंट और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, ये जो रेशो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर। अच्छा, ये प्रेशर के साथ साथ में कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट क्या बोलूंगा मैं, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझाओ? तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लिखो जरा, इट स्टेट्स दैट amount of adsorbate adsorbed, ये आराम से कौन है भाई, आराम से बोल, आराम से बोल। उसको लिख के दे देना, वो बाद में रीड कर लेगा। क्यों ऐसा अपना मुंह क्यों खराब कर रहा है। अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट इज एड्सॉर्ब per unit mass of adsorbent, per unit mass of adsorbent is directly proportional to pressure or concentration, is directly proportional to क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, स्टेटमेंट एक बार रीड करो, देखो तुमको समझ में आ रहा है क्या, बिना देखे एक बार बता सकते हो क्या, इसको बता। दोस्त तू जितना फ्लो में गाली दिया ना उतने फ्लो में एक्सेड है, कोई बात नहीं। देखो दिया ना, देखो इसको क्यों दे रहा है, तो ऐसे क्लास में बोल देगा कुछ भी। चल ठीक है, स्टेटमेंट बोल, चल खड़ा हो जाओ। गाली दिया तो दिया, अभी क्या बोल सकते हैं, फ्लो में तेरे निकल गया। चल बोल, मैं तो देखो शरीफ बच्चा समझ रहा था रे, मेरे को तो लगा इसको कुछ मालूम नहीं रहेगा, साला कुत्ता भी नहीं बोलता रहेगा। तो डायरेक्ट अच्छा था, तेरा फ्लो अच्छा था, मतलब अच्छा बोलता है रे। चलो स्टेटमेंट सुन लेते, बोल बेटा स्टेटमेंट। हाँ बोल, यही बोला, पढ़ना थोड़ी है, बोल। Adsorb per unit mass of, सुनना जरा उसका, सुनना। हाँ बोल, क्या यार ये इसमें फ्लो नहीं निकल रहा है अभी तेरा। अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या यार, आइसोथर्मल क्या होता है, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट। आइसोबैरिक क्या होता है, आइसोबैरिक क्या होता है, बोलना, आइसोबैरिक क्या होता है, बोल क्या होता है, प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट। एडियाबैटिक क्या होता है, प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट हीट।
और बताओ, बैठ जा बैठ जा, क्यों परेशान कर रहा है उसको? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पता ना क्या कर रहा है? कान में क्यों डाल रहा है? चलो ए वाई लिखो, चलो लिखो लेट, एक मिनट रुकना, सुनना जरा, इसमें आज में लिखो लेट, क्या चालू कर दिया? रुकना, ऐसे थोड़ी होता है, पहले पूरा फॉर्मेलिटीज तो करना पड़ेगा ना। लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, और चलो ये क्या होएगा? m क्या बोला था मैंने? m क्या था? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। अच्छा p क्या बनेगा? p क्या बनेगा? p बनेगा प्रेशर, n है अपना नंबर ऑफ मोल्स, क्या है n अपना? नंबर ऑफ मोल्स। c है अपना कॉन्सेंट्रेशन, c क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कुछ बचा तो नहीं है? ठीक है, तो स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट के हिसाब से लिखो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बच्चों क्या बोला? p रेज टू 1 अपॉन n, ब्रैकेट में लिखो एट कांस्टेंट प्रेशर नहीं रहे, एट कांस्टेंट क्या? टेम्परेचर है। आगे सॉल्व करने का है, इक्वेशन को लेके आने का है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा। चलो मैं नहीं स्विच नहीं करता हूं, मैं, आप खुद से करो। चलो कि एक बार देखना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा ना, एक बार देखना पड़ेगा ना, ठीक है। ये लिख लो पहले ऐसे यहां तक, फिर दोनों साइड का मैंने क्या लिया था? लॉग, हाँ तो ले लो दोनों साइड का लॉग टू द बेस 10 ले लो। रुक जरा, मर मत, 5 मिनट में ब्रेक दे रहा हूँ, मेरे को मालूम है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कब से सड़ा आ रहा है यार, 8:30 बजे ब्रेक भी नहीं दे रहे, मालूम है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने रीड कर लिया है, ब्रेक मिल रहा है, एक्टिंग मत कर अभी, ब्रेक चाहिए ना तेरे को, सही बोल, तेरे दिमाग में यही चल रहा है ना, अभी कभी छोड़ेगा रे, ब्रेक देना, भूख लगा है। नहीं, अच्छा ठीक है, तू मत ले ब्रेक, जाने दे, जाने दे, अपन 10:30 तक कंटिन्यू करते हैं। क्या झूठ बोल रही है सुबह सुबह, ए क्या बोल रही है, देख ऐसे क्या बोल रहे, फिर नहीं दूंगा ऐसा बोलेगी तो। चलो वापस से बिना देखे लिखते, क्या है कॉपी करने का है तेरे को? चलो बोलो, एक एक स्टेप सब साथ में लिखते, चलो x अपॉन m p रेज टू 1 बाय n। चलो धीरे धीरे एक एक स्टेप बताओ, चलो आओ एक एक स्टेप करते हैं। हाँ बच्चों, क्या करते हैं अपन, दोनों साइड का क्या ले लेते हैं? लॉग ले लेते हैं। चलो लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10 x बाय m इज इक्वल टू, बोलो, लॉग टू द बेस 10 k प्लस लॉग टू द बेस 10 p रेज टू 1 बाय n। अभी बोलो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? तू नहीं लिख रहा है, लिखना भाई, 1 बाय n आगे आ जाएगा, फिर ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा इसके बाद पता है मैंने क्या बताया था? पता है क्या बोला था? नहीं नहीं नहीं, अपन ने कुछ एडजस्टमेंट किया था, कुछ आगे पीछे किया था। क्या किया था कपिल भाई? क्या किया था अपन ने? एडजस्टमेंट क्या किया था दोस्त? 1 बाय n, ये वाला टर्म पहले लिखा, ये वाला बाद में लिखा था।
इज इक्वल टू क्या आएगा 1/n log to the base 10p प्लस log k, बराबर ना दोस्त। किससे कंपेयर किया था अपन ने इसको? कंपेयरिंग विथ, हाँ तो कंपेयरिंग विथ क्या था? कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू m x प्लस c। ठीक है, तो ये y एक्सिस पे है, ये क्या है, बरोबर है ना। तो हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक ग्राफ बनाएंगे। किस तरीके से? ऐसे ग्राफ। ये क्या आएगा? log टू द बेस 10 x बाय m। चले भाई, कॉपी करके मत कर। और ये इसका इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट c है, क्या आएगा वो लिख लो। और ये स्लोप, क्या आएगा स्लोप, देख लो। चलो चलो, ये जरा ग्राफ में मेरे को वैल्यूज भर के कौन देगा? y एक्सिस पे क्या आएगा, x एक्सिस पे क्या आएगा, वैल्यूज। चलो मेरे को वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके दो। चलो यहाँ पे कुछ आएगा, कपिल भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दोगे क्या? चलो कौन आएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए? किसको बुलाते पीछे से? आजा बच्चे, आना। वैल्यूज तो रखने का है, देख के तो लिखने का है। आजा। क्या तू इतनी स्मार्ट है, तू भी क्या ऐसा कर रही है यार? ये ले, ये y एक्सिस पे क्या आएगा, x एक्सिस पे क्या आएगा, c क्या और स्लोप क्या है। वो देख वहां पे एरो भी किया है मैंने। ठीक है, तुम खुद से कुछ करोगे कि नहीं करोगे भाई? ठीक है, थैंक यू। सही सही की जा। क्या हुआ?
हाँ बोलो। फिजिक्स ऑप्शन मतलब समझ गया ना पहले, फिजिकल एड्सॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर करेगी तो बॉन्ड टूट जाएगा, कम हो जाएगा। फिजिक्स ऑप्शन मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिक्स ऑप्शन मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन। थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? क्या नहीं समझा, देखो बोल क्या है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस चेंजेस। अच्छा, फिजिकल से केमिकल में कब चेंज होएगा? जब बॉन्ड एकदम टाइट हो जाएगा। कौन से टेम्परेचर पे टाइट होएगा बॉन्ड? हाँ, तो फिर क्या है यार? ये बच्ची देखो आ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है? पढ़। आपने बोला टेम्परेचर बढ़ता है तो टूट जाता है। हाँ, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा ना। डिक्रीज इन सरफेस। तू एक काम कर, सुन, तेरे घर पे फ्रीजर है, फ्रीज बंद कर दे तो क्या होएगा? आइस मेल्ट होएगा कि क्या होएगा? मेल्ट होएगा तो क्या होएगा? एब्जॉर्प्शन कम हो गया ना। तो बस वही तो करना है यहाँ पे। क्या हुआ? क्या बोल रही तू? क्यों आज इधर नहीं बैठी इनके साथ में? ये तुम लोग का झगड़ा हुआ इससे? तो क्यों ऐसा अलग आ गई? ये भी तेरी दोस्त है? चल थोड़ा सॉल्व कर। ये बच्चे लोग आ रहे हैं तुम लोग को, थोड़ा डिस्कस करके कर। कपिल भाई अपने दोस्तों से डिस्कस करो। क्या है 13 वाला? बोल। फिजिकल से केमिकल में कब बदलेगा? जब बॉन्ड वीक होएगा कि स्ट्रांग होएगा? स्ट्रांग बॉन्ड कभी होता है? लो टेम्परेचर पे होता है कि हाई टेम्परेचर पे होता है? लो टेम्परेचर पे। हाई पे टूट जाएगा ना। हाँ, डिक्रीज इन टेम्परेचर पे होएगा। अच्छा, कौन से कॉलेज में? कितने बजे? सही में प्रैक्टिस है? क्या कर रही है? डांस प्रैक्टिस? अच्छा, हम लोग को वीडियो दिखाना तेरा डांस कौन सा किए, कभी है इवेंट? अच्छा, उसको भी लेके जाओ। जाओ। क्या है 14 पढ़। अच्छा मैं समझ गया। जो सुनना, जो गैस जल्दी लिक्विड बन जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन कम पूछा है कि ज्यादा पूछा है? कम। परमानेंट गैस लिखाया भी था ना। कौन हाई प्रेशर पे एक्यूमुलेट हो रहा है? कम पूछा कि ज्यादा पूछा है? तो वो उससे देख लेना, डेटा से देख ले, किसी दूसरे फ्रेंड से डिस्कस कर। सब मेरे को क्यों पूछती है डायरेक्ट? फोर्टीन पे आओ स्टूडेंट। 14 पे क्या बोल रही है? ऑन द बेस ऑफ डेटा शो द लीस्ट एड्सॉर्प्शन। कौन सा एड्सॉर्प्शन लीस्ट है? एक मिनट। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। वो टेम्परेचर जिसके नीचे गैस लिक्विफाई होती है। तो सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई किसका है देख लो। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई SO3 तो SO2 का एड्सॉर्प्शन क्या होगा यहाँ पे? सबसे ज्यादा होएगा। एक मिनट लिख के लेना। क्रिटिकल टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। हिंट मैंने दे दिया है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। मतलब निधि तू सही बोल रही थी। क्रिटिकल टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। मार दूंगा, बोल रहा हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मर रही है उसमें। क्रिटिकल टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन।